है वीलॉग 71 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो जैसा सबको पता है कि पिछले वीकेंड में थर्सडे फ्राइडे के दिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को कम किया। डीजल पे तो खत्म ही कर दिया, पेट्रोल पे 10 रुपये घटाए। और ये एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की गई कि जो पेट्रोल के प्राइस वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, सारे देशों में बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस $100 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो उससे जो पेट्रोल कंपनियां हैं, हमारी तेल की मार्केटिंग कंपनियां हैं जो तेल लाती हैं, रिफाइन करती बेचती हैं, तो वो उनको लॉस ना हो, तो वो लॉस होगा तो वो प्राइस बढ़ाएंगे। तो सरकार ने अपना हिस्सा कम कर लिया और उनको बोला कि तुम मत बढ़ाओ, जनता के लिए मत बढ़ाओ, हम अपना हिस्सा जो हमारा टैक्स का हिस्सा बनता है हम उसको कम कर लेते हैं। और ये करके सरकार ने अपने ऊपर हिट ले लिया। और इंडिया में पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े, वर्ल्ड वाइड पेट्रोल के प्राइस बढ़े। यूएस तक में पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, अमेरिका में पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, पाकिस्तान में बढ़े हुए हैं, बांग्लादेश बढ़ा हुआ है, श्रीलंका, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं। कई जगहों पे राशनिंग, कई जगह पे लीटर में पेट्रोल मिल रहा है कि 2 लीटर ज्यादा नहीं मिलेगा, 5 लीटर ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा भी सिचुएशन है। इंडिया में अभी कुछ भी वैसा नहीं है। तो इंडिया में जनता को राहत हो, जनता पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए पेट्रोल के प्राइस को, पेट्रोल डीजल के प्राइस को उसी सेम पे रखने के लिए सरकार ने अपना हिस्सा कम कर लिया। इस पे कांग्रेस बोल रही है कि इससे फायदा क्या हुआ लोगों को फायदा हुआ, अगर बढ़ जाता तो नुकसान होता, लेकिन वो लोगों को फायदा हुआ। अब वो कांग्रेस पूछ रही है कि फायदा क्या हुआ, जिसने अभी जस्ट एक हफ्ते पहले हिमाचल में 5 रुपए पेट्रोल पे और 5 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए हैं। तो कांग्रेस के लोग ये भी तो बताएं कि इससे फायदा क्या हुआ बढ़ाने से। जब आपने लोगों पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए तो उससे क्या फायदा हुआ? सरकार ने क्या किया? बढ़ने नहीं दिया। इस सिचुएशन में जब नहीं बढ़ने देना भी एक बड़ी बात है, वो सरकार ने किया है। तो आप बोल रहे हो कि इससे क्या फायदा हुआ, जब आपने बढ़ा दिया तो उससे क्या फायदा हुआ, ये भी तो बताएं कांग्रेस के लोग। नमस्कार, आज है वीलॉग 72 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की नक्सलिज्म को खत्म करने, क्योंकि 2-3 साल पहले इन्होंने संसद में ये डेट दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हम रेड कॉरिडोर, जो नक्सलवाद की प्रॉप समस्या है, उसको खत्म कर देंगे। तो कल वो डेट 31 आज खत्म हो रही है। तो कल उन्होंने वो एक स्टेटस दिया कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे नक्सलवाद अब भारत में करीब खात्मे के कगार पर है और कैसे किया उन्होंने वो सारी घटनाएं भी बताई कि हजारों पुलिस वाले मारे गए, हजारों बच्चे जो पढ़ सकते थे उनको हाथ में हथियार नक्सलियों दे दिए, कैसे नक्सलियों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, उसको रेड जोन बना दे, नो गो जोन बना, जहाँ सरकार नहीं जाती, उनकी खुद की सरकार चल रही थी। और उसको बचाने के लिए भी विपक्ष लोग खड़े थे कि कैसे आप उनसे बात कीजिए। तो अमित शाह का सीधा कहना था कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, जो हथियार उठा लेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे, आपको बात करनी है हथियार रखिए और तब हमसे आइए बात करनी। ये सरकार हथियार उठाए वाले और लोगों से बात नहीं करेगी। और जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं उनको ये भी तो बताना चाहिए कि हथियार उठाकर कौन से संविधान की रक्षा कर लीजिएगा। संविधान में हथियार उठाना नहीं बोला गया है। संविधान में बताया गया है कि डेमोक्रेटिकली आप पे अगर कोई भी दिक्कत हुई है आपके साथ, डेमोक्रेटिकली आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। कोर्ट्स हैं, विधानसभाएं हैं, संसद है, ये आपके पास माध्यम है। आप आइए यहाँ, आवाज उठाइए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आप हथियार नहीं उठा सकते, आप स्टेट के अगेंस्ट हथियार नहीं उठा सकते, खत्म। और चिदम्बरम जो बोलते थे कि ये खत्म नहीं किया जा सकता, हम उनसे बोल नहीं सकते कि आप हथियार रख दीजिए। क्यों नहीं बोल सकते? मत बोलिए हथियार रखने के लिए, ठोक दीजिए उनको। और यही किया इस सरकार ने। और आज नक्सलिज्म खत्म हो गया देश से। बहुत बड़ा कोड़ था ये देश में, कोड़, और वो खत्म कर दिया इस सरकार ने। जब नक्सलिज्म की कोई समस्या नहीं है, कश्मीर में पत्थर नहीं फेंके जाते हैं। और ये कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि सरकार करना चाहती है। कोई भी सरकार अगर करना चाहे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार, आज है वीलॉग 73 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग हो रही है, उस जंग में अब ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से फंस गया है। वो छटपटाहट है, ये छटपटाहट है। इसलिए कल डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि हम तो जीत गए, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं।
डे 1 से क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए। तो हम तो जीत गए हैं, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलवाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। अरे रायता तुमने फैलाया तो समेटेगा कौन? दूसरा। तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटो। तो नहीं, हम नहीं समेटेंगे। अब वो ब्रिटेन को क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम तो हमारा साथ नहीं दिए, यूरोप को बोले तुमने हमारा साथ नहीं दिया, जाओ अपना अपना रास्ता खुलवा लो। ये उनका स्टेटमेंट आया कि जाओ तुम लोग अपना देखो, मेरा काम हो गया। वो जीता आदमी। ट्रम्प का कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? क्या ईरान के पास परमाणु बम का क्षमता खत्म हो गया? नहीं। क्या उसका यूरेनियम खत्म हो गया? नहीं, उसका यूरेनियम उसके पास है। क्या उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो गई? नहीं। क्या उसका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खत्म हो गया? नहीं। आपने केवल खमनेई को मारा है, तो क्या क्या हासिल कर लिया? अब दूसरी खबर यह आ रही है कि हूती भी अब इस जंग में आ रहे हैं ईरान के सपोर्ट में। अब हूती जब आएंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, और दूसरा वाला जो रास्ता है लाल सागर वाला, स्वेज नहर वाला जो रास्ता है, उसको ही बंद कर देंगे। तब तो भैया मरना है फिर। इस पागल इंसान ने जो वहां बैठा हुआ अमेरिका में, उसने पूरे दुनिया को आग में झोंक दिया, और अब बोल रहा है भैया मेरा हो गया, मैं निकल रहा हूं। क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ हासिल नहीं करने जा रहा है इस जंग से, कुछ भी नहीं। उसकी प्लानिंग खराब थी और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। देखते हैं आगे क्या। नमस्कार, आज है वीलॉग 74 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। जैसा आप सबको पता है कि बंगाल में और केरल में और बाकी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। बंगाल वाली प्रक्रिया अभी भी चल रही है, क्योंकि कोर्ट के मुकदमे बहुत चले, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बहुत चली, बहुत कुछ हो रहा था। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक आई इसका विरोध करने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी कि वो लोग सुपरवाइज करेंगे। तो अभी तक करीब 50-60 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ऊपर भी कटे होंगे, उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे। तो कल क्या हुआ है, कल परसों में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो एसआईआर हो रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश की गई वहां पे बंगाल में। वो मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया वो ये बोल रहा है कि आप बंधक बना रहे हैं, इसका मतलब आप मनोबल गिरा रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये एक और मुद्दा लेके आए कि फॉर्म 6 बहुत सारे आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुझे इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। ये तो होता है, ये हर इलेक्शन के पहले होता है, तो ये कुछ भी नया नहीं है। तो उन्होंने ये करके और उसको सेटल कर दिया। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि आप जितना छटपटा रही हैं एसआईआर को लेके, आप ये शो कर रही हैं कि एसआईआर होने से आपको दिक्कत है, किसी का नाम कटने से। और वो नाम किसके कट रहे हैं वो आपको ही पता है, सबको पता है कि किन के नाम कटे हैं। तो नाम फर्जी मतदाताओं के अगर कट रहे हैं उससे, और एक राजनेता इतना बौखलाया हुआ है, तो इसका मतलब समझिए कहीं तो कनेक्शन है। नमस्कार, आज है वीलॉग 75 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आए हैं, और वो ऑब्जर्वेशन बंगाल की तरफ से, बंगाल के लिए है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज भी हैं जिन पे काम हो रहा है। उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करी है। जुडिशियल ऑफिसर्स जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, ऐसे जुडिशियल पदों पर रहने वाले लोग हैं। कल क्या हुआ, कल 1 तारीख को मालदा में ये लोग बैठे हुए थे एक वीडियो ऑफिस में। वहां पे ये कार्रवाई चल रही थी एसआईआर वाली, और वहां पे हजारों की भीड़ पहुंची और उसका घेराव कर लिया, और 9 घंटे तक उनको बंधक बना कर रखा। उसमें 3 औरतें भी थीं, जुडिशियल ऑफिसर्स। वहां से उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिया पहले पुलिस को, नहीं पुलिस आई। फिर रजिस्ट्रार ने पुलिस को बोला, पुलिस नहीं आई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को बोला, पुलिस नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रात को 12 बजे बोलना पड़ा कि अगर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। तब जाकर पुलिस वहां पहुंची है। 5 घंटे लगे पुलिस को पहुंचने में, और 2 बजे रात को उन लोगों को लेके किस तरीके से निकाला गया है। जब वो निकल रहे थे तब भी पुलिस पे पथराव हुए, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई, जुडिशियल ऑफिसर्स की गाड़ियां तोड़ी गई। ये बंगाल का हाल है। फिर आज सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई करना शुरू किया और बोला, पहले तो सभी ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व थे, चीफ सेक्रेटरी से लेके एसपी तक को नोटिस भेज दिया गया है, सो कॉल नोटिस, कि क्यों तुम पे एक्शन ना लिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम बंगाल पुलिस पे भरोसा कर ही नहीं सकते। और जब ये बात कर रहे थे उस दिन भी मालदा में फिर से रोड जाम किया गया,
एक सो कॉल्ड नेता है, वकील है, हाई कोर्ट का क्रिमिनल लॉयर है, उस पर बहुत सारे केसेस हैं भड़काऊ भाषण के भी। वो फिर से भाषण देने लगा, फिर भड़काऊ भाषण देने लगा, हजारों की भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। फिर पुलिस को इंटरवेन करना पड़ा, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुए, किसी तरीके से रास्ता खाली करवाया गया और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। ये हाल है बंगाल में। SIR बिहार में भी हुए, SIR और भी स्टेट में हुए। कहीं से ऐसी खबर नहीं आई है कि बंधक बना लिया गया हो, पथराव कर लिया गया हो। नहीं, प्रॉब्लम सबको हुई थी, जिसको भी प्रॉब्लम हुई थी। किसी ने हथियार नहीं उठाए, किसी ने पत्थर नहीं उठाए, लेकिन बंगाल में ये करवाया जा रहा है, ये हुआ है। ये किया है बंगाल में पिछली सरकार ने। नमस्कार, आज है Vlog 76 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल एक बड़ा ही गजब का, और अब अप्रत्याशित भी नहीं बोलूंगा, ये पता था कि ये होने वाला है। एक खबर है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, ऑफिशियली साइडलाइन कर दिया। उनको राज्यसभा के वो डिप्टी लीडर थे, उनको डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया और अब वो और उनको मौखिक रूप से ये भी राज्यसभा के सेक्रेटरी को बता दिया गया, सेक्रेटरीट को, कि अब इनको आम आदमी पार्टी को जो अलॉट टाइम होता है, हर पार्टी को एक टाइम अलॉट होता है बोलने के लिए, उसमें से राघव चड्ढा को 1 सेकंड भी ना दिया जाए बोलने के लिए। तो ये कल हुआ। उसके बाद राघव चड्ढा खुद आए और बोला कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे चुप कराया गया है, मैं हारा नहीं हूँ, मैं पलट के आऊँगा और डरिया हूँ, बला बला बला। तो ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है अभी तक, अरविंद केजरीवाल वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राघव चड्ढा की बात तब से चल रही है जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जेल गए। जब जेल गए तो यहाँ पे जो भी नेता थे आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा बहुत बड़े नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पंजाब की जिम्मेवारी दी गई थी। एक समय पंजाब के प्रभारी थे और ये बोला जाता था कि पंजाब के सुपर CM है राघव चड्ढा। तो वो राघव चड्ढा केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने एक शब्द नहीं लिया, वो चले गए लंदन बोल के कि हमारी आंखों का ऑपरेशन है, मैं लंदन जा रहा हूँ। राघव चड्ढा लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किया। एक शायद ट्वीट किया था या एक वीडियो डाली थी उस समय जब वो पहली बार जेल गए थे। उसके बाद ये केजरीवाल वापस आए, लेकिन राघव चड्ढा का कोई स्टेटमेंट नहीं, मिलने भी नहीं गए। उसके बाद केजरीवाल दोबारा जेल गए, फिर भी राघव चड्ढा कुछ नहीं। जब फाइनल केजरीवाल का ये आ गया फैसला कि अब राघव चड्ढा केजरीवाल पे से बरी हो गए हैं, जो भी हाल में फैसला आया था, तो भी चड्ढा का कोई मैसेज आया नहीं था। तो ये लग गया था कि राघव चड्ढा अब भाई ये किनारे कर रहे हैं। और ये किनारे, मुझे एक बात खटक रही है, किनारे तब से हो रहे हैं जब से राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा से शादी करने की बात की है। उसके बाद से रिश्ते खराब हुए हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता, कारण बहुत मीडिया में है, क्यों क्या कारण थे, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन वो हुआ है, उस समय से डाउनफॉल शुरू हुआ दोनों के रिलेशन में। आगे देखते हैं। राघव चड्ढा तो अभी 2 साल की राज्यसभा सांसद है। देखते हैं ये स्वाति मल्लिवाल की तरह ही छाती पर मूंग दलते हैं क्या आम आदमी पार्टी के।